स्टडी विद फोकस में आप सभी का स्वागत है। और आज एक नए टॉपिक को हम लोग देखेंगे और यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका नाम क्या है? मूल कंसेप्ट, जिसे हम हिंदी में मूल संकल्पना के नाम से जानते हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक केमिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टरों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है और बिना मूल के जाने हम केमिस्ट्री का अच्छे ढंग से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर चैप्टर में कुछ चैप्टर्स को अगर छोड़ दिया जाए, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो हम जानेंगे कि ये जो मूल है वो होता क्या है। ठीक है, ये जो मूल है वो क्या है, होता क्या है। ठीक है, तो ये एक केमिकल यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है? केमिकल यूनिट होता है। केमिकल यूनिट फॉर नंबर, मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, जैसे हम अगर फिजिकल यूनिट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, लेंथ का, उसी ढंग से द्रव्यमान का मात्रक केजी। इस ढंग से हम कोई स्पेशल कोई फिजिकल क्वांटिटी होता है तो उसके लिए कोई स्पेशल भौतिक राशि होती है तो उसके लिए स्पेशल यूनिट होता है, स्पेशल इकाई होती है। या अगर हम जैसे दर्जन देख रहे हैं तो 1 दर्जन बराबर 12, इस ढंग से, जो कि संख्या को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी यूनिटें होती है। लेकिन यदि हम मोल की बात करते हैं तो ये एक ऐसा केमिकल यूनिट है, एक ऐसा रासायनिक इकाई है जो संख्या के बारे में भी बतला रहा है, यहाँ पे नंबर के बारे में भी बतला रहा है, मास के बारे में भी बतला रहा है और वॉल्यूम के बारे में। मतलब इसके रूप अनेक। ठीक है, मोल एक है लेकिन इसके रूप क्या हो रहे हैं? अनेक है। संख्या के रूप में भी अपना एक वैल्यू होता है, मास के रूप में भी इसका कुछ वैल्यू होता है और वॉल्यूम के रूप में, जिसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले जो है हम संख्या के रूप में इसको देखेंगे। ठीक है, कि संख्या के रूप में जैसे मैंने अभी बताया कि 1 दर्जन बराबर कितना होता है? 12 होता है। तो ये क्या हो गया? दर्जन एक ऐसी यूनिट है जो कि संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, संख्या को सूचित कर रहा है। ठीक है, उसी ढंग से मोल भी, एक मोल को जब संख्या के रूप में हम लोग लिखते हैं तो भी कुछ वैल्यू देता है, जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और वह बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 का। ठीक है, तो पहले हम कुछ देखते हैं और बारी बारी से मोल को समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया An से, एक क्या है? नाइट्रोजन मैंने लिया, एक कार्बन मैंने लिया और एक क्या है? ऑक्सीजन। ठीक है, इसी ढंग से मैं कुछ दूसरा ले रहा हूँ, CO2, H2SO4 और नेक्स्ट O2। और मैंने तीसरा जो लिया वो है CO3 पे 2 यूनिट निगेटिव चार्ज या फिर सोडियम आयन। ठीक है, पहले ये जो मैंने तीनों लिया है इस पे चर्चा करूँगा। ठीक है, तो सभी लोगों ने पीरियोडिक टेबल को देखा होगा, आवर्त सारणी को। तो इसमें उसमें जो भी तत्व होते हैं, जो भी पदार्थ होते हैं, वो सिंगल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, वो पदार्थ किस रूप में रहते हैं? सिंगल फॉर्म। इस रूप में आप देखते होंगे, या नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, आर्गन, क्रिप्टन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इस ढंग से सिंगल फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, तो जितना आप पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी में जो देख रहे हैं वो सारा को हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एलिमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व। इसको जो हम लोग कहते हैं वो क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं, एलिमेंट बोलते हैं। ये मतलब सिंगल फॉर्म में रहते हैं। सारे पीरियोडिक टेबल में जो भी है वो सब क्या है? एलिमेंट है, तत्व है। और ये जिससे मिलके बने होते हैं, कुछ ऐसा सूक्ष्मतम कण होगा जिससे मिलके बने रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं परमाणु। जिसको क्या बोलते हैं? एटम। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? परमाणु या एटम कहते हैं। तो तत्व का सूक्ष्मतम कण या एलिमेंट के सूक्ष्मतम कण को एटम बोलते हैं। ठीक है,
बहुत सारे एक ही प्रकार के एटम से मिलके क्या बनते हैं, ये तत्व बनते हैं। तत्व जो सिंगल फॉर्म में जो पाए जा रहे हैं, तो तत्व को हम लोग पहचान जाएंगे। जो भी सिंगल फॉर्म में रहेगा वो क्या होगा, तत्व होगा, ठीक है। और किससे मिलकर बना होगा, एटम। अब जो है चूंकि एटम से मिलकर बनते हैं, तो एटम का अपना एक द्रव्यमान होगा, एक भार होगा उसका अपना, ठीक है। तो इसलिए तत्व का जो वेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक वेट। क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं कि CO2 जो आगे पढ़ेंगे उसका वाला वेट को बदल देंगे, जो तत्व रहेगा और उसका जो अपना वेट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट बोलेंगे। क्यों एटॉमिक वेट बोलेंगे, क्योंकि तत्व बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है एक समान के, तो उनका भार होगा, इसलिए एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो नाइट्रोजन का जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 14 ग्राम होता है, या कार्बन का कितना होता है 12 ग्राम अगर आइसोटोप्स वाला छोड़ दें तो, या ऑक्सीजन का कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। तो ये 12 ग्राम, 16 ग्राम या 14 ग्राम, ये क्या है, ये इसका एटॉमिक वेट है। ये क्या है, एटॉमिक वेट है। क्यों एटॉमिक वेट बोले इसको, क्योंकि यह किससे मिलकर बना होता है, एटम से। एलिमेंट का सूक्ष्म कण को एटम का अपना वेट होगा, इसलिए एटॉमिक वेट बोलेंगे। तो एलिमेंट की चीज़ें क्लियर हो गई। इसके बाद हम चलते हैं, ये तीनों जो यहाँ पे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सिंगल सिर्फ ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मिल गए, मतलब एक से ज़्यादा ऑक्सीजन है। तो एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट जब मिलेंगे, एक या एक से ज़्यादा तत्व जब आपस में मिलेंगे, तो वो निर्माण करते हैं कंपाउंड का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। चीज़ें काफ़ी आसान है, सिर्फ थोड़ा सा समझना है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये यौगिक हो गया, ठीक है, कंपाउंड। ये तीनों इसमें देख रहे हैं कि कोई भी सिंगल फॉर्म में नहीं है, एक से अधिक तत्व मिले हुए हैं। तो सारे CO2 भी एक कंपाउंड है या यौगिक है, H2SO4 भी एक यौगिक है, और O2 भी क्या है, एक यौगिक है। अब इसका भी अपना एक सूक्ष्म कण होगा। तो कंपाउंड के जो सबसे सूक्ष्म कण होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अणु। तो यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु और तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु। और चूंकि ये अणु से मिलकर बनते हैं, तो इसके हर अणु का अपना वेट होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट। इसके भार को क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर वेट। अगर इसको हम हिंदी में बोलें तो आणविक भार, ठीक है। और एटॉमिक वेट का क्या हो गया, परमाणविक भार। तो ये चीज़ें हैं। तो अब मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे, तो यौगिक के सूक्ष्म कण को मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, और परमाणु किसको बोलेंगे, तो एलिमेंट के सूक्ष्म कण को परमाणु बोलेंगे, परमाणु के सूक्ष्म कण को एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। एलिमेंट के सूक्ष्म कण को क्या बोलेंगे, परमाणु बोलेंगे, और कंपाउंड के सूक्ष्म कण को मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। मैंने उल्टा यहाँ बोल दिया था। इसके बाद तीसरा जो यहाँ पे फॉर्मेट है, जिस पे हम चार्ज देख रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चार्ज वाले को यौगिक हम नहीं कह सकते, कोई भी सिंगल फॉर्म वाले को हम यौगिक नहीं कह सकते। जो सिंगल फॉर्म है वो एलिमेंट है, जो एक से अधिक तत्वों से मिलके बना है। जैसे O2 ऑक्सीजन, अगर कोई कहता है ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस कभी भी O फॉर्म में नहीं रहता, वो हमेशा O2 के रूप में रहता है, ठीक है। तो ये O2, अगर कोई ऑक्सीजन गैस कहेगा तो उसका फार्मूला कितना होगा, O2 होगा, ना कि O होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो है, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल्स। क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। और ये 2 प्रकार के, एक देखिए निगेटिव वाला दिख रहा है और दूसरा पॉजिटिव वाला। तो निगेटिव वाले को हम लोग बोलते हैं एनायंस। क्या बोलते हैं, एनायंस। और पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, केटायंस बोलते हैं, ठीक है। पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायंस। तो एनायंस मीन्स क्या हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं ऋणायन। हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणायन। और केटायंस जो हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे हिंदी में, धनायन, ठीक है। अब चूंकि अब रेडिकल्स, इसका भी अपना कुछ सूक्ष्म कण होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे आयंस। क्या बोलेंगे उसको, आयंस। और आयंस का भी अपना एक वेट होगा, इसलिए ये जो कार्बोनेट या सोडियम का जो वेट आएगा उसको हम लोग बोल देंगे आयनिक वेट। क्या बोल देंगे, आयनिक वेट। तो आयनिक वेट, अगर जैसे इसका जो भी टोटल भार होगा, वेट होगा, कार्बोनेट आयन है यहाँ पे सोडियम का आयन है, तो इसका वेट को आयनिक वेट बोल देंगे। लेकिन सिंगल अगर सोडियम आ जाए तो उसका भार को, चूंकि सोडियम सिर्फ अकेले क्या है, एक तत्व है, तो उसके भार को क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट। लेकिन सोडियम प्लस आ जाए तो उसके भार को क्या बोलेंगे, आयनिक वेट। और CO2 आ जाए
या O2 आ जाए तो वो मॉलिक्यूलर वेट कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा छोटे छोटे एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम में, जनरल कंपटीशन है चाहे जो भी हो, वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि तत्व के सूक्ष्म कण को परमाणु, यौगिक के सूक्ष्म कण को अणु और रेडिकल्स के सूक्ष्म कण को आयंस बोलते हैं, ठीक है। और वेट कैसे है वो भी हम लोग समझ गए यहाँ पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे लिखा मैंने यहाँ पे, कोई एक ऑक्सीजन मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं O2 निकाल रहा हूँ, O2 या CO2, और तीसरा कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो देखिए इसका जो भार कहलाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटॉमिक वेट, ये तो मैंने बता दिया। और इसका भार, चूंकि ये हो गया क्या, ये हो गया यौगिक कंपाउंड, तो इसका भार को हम लोग क्या बोल देंगे, मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट, ठीक है। और ये चूंकि आयन है तो इसका भार को हम लोग क्या बोल देंगे, आयनिक वेट। अब यहाँ पे तो जानते हैं ऑक्सीजन का कितना होता है वेट, 16 ग्राम, ठीक है। तो ये 16 ग्राम इसका हो गया एटॉमिक वेट। एक ऑक्सीजन 16, 2 है तो ये 32 ग्राम। और यहाँ पे माइनस के आने जाने से वेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के जो वेट होते हैं उसको बिल्कुल नेग्लिजिबल माना जाता है। तो कार्बन का कितना हो गया 12, कार्बन का कितना हो गया 12, और 16 एक ऑक्सीजन का 48, और 12 टोटल कितना हो गया 60 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 60 ग्राम। ये तो ये टोटल, ये समझ गए कि अब पूछेगा ऑक्सीजन का कौन सा वेट होता है, तो एटॉमिक वेट होगा। और O2 का जब लिखेंगे, सिर्फ ऑक्सीजन गैस का जब कहेगा तो मॉलिक्यूलर वेट, और इसका आयनिक वेट। यहाँ पे ये दो सिंपल सी चीज़ें थी, आप समझ गए। इसके बाद बारी बारी से सबके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, मोल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब जैसे एक मोल बराबर, यहाँ से तो ये चीज़ें हो गई। अब एक मोल, मोल को मैंने बताया जैसे दर्जन, दर्जन जैसे नाम आए तो दिमाग में क्या आता है संख्या, कि वो 12, दर्जन मतलब कितना होता है 12, 12। तो उसी ढंग से जब मोल आए और संख्या के रूप में इसका वैल्यू पूछे तो उससे दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए, जस्ट इतना, ठीक है। ये एक मोल जहाँ भी आ जाए तो इतना, ये संख्या। जैसे दर्जन, एक दर्जन केला तो बराबर 12 केले। उसी ढंग से एक मोल पेन बराबर इतने पेन, इतने सारे पेन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो अब बारी बारी से इस्तेमाल हम लोग करते हैं इस पे। ये जो मैंने लिखा है एलिमेंट, कंपाउंड एंड रेडिकल्स, तो अगर हम इसको सबसे पहले एक मोल ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। एक मोल क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन। तो जैसे ही एक मोल आया तो संख्या में क्या हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये देखिए, इसको ही हम लोग एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, जिसको एन से सूचित करते हैं, Na से। एवोगाड्रो नंबर को क्या से सूचित करते हैं, Na से, ठीक है। अगर एक मोल मैंने ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन क्या है, एक तत्व है, एलिमेंट है, तो ये स्वाभाविक है। एक मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किससे मिलके बने होते हैं, परमाणु से। तो एक मोल ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया, इतना। एक क्या है, किससे मिलके बना होता है, परमाणु। इसलिए जब एक मोल तत्व वाला आएगा तो इधर क्या आ जाएगा, परमाणु। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एटम्स, जो मैंने पहले लिख चुका हूँ। इसी ढंग से अगर एक मोल आ जाए क्या, O2 आ जाए, तो एक तो अब ये तत्व है नहीं, ये क्या है, यौगिक या कंपाउंड। तो मोल का वैल्यू तो उतना ही लिखाएगा, ये तो सेम। लेकिन यहाँ परमाणु के जगह क्या हो जाएगा, अणु हो जाएगा। तो एक मोल यौगिक कोई आएगा तो इधर अणु कहलाएगा। इसी ढंग से जब एक मोल कार्बोनेट आयन अगर आ गया तो ये तो भी वैल्यू सेम होगा, पर चूंकि ये किससे मिलकर बनता है, आयंस से, तो यहाँ पे इतना आयंस होगा, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ रही है। कहाँ पर परमाणु हम लिख रहे हैं, जब तत्व के केस में तो वहाँ परमाणु लिखाएगा, जब वो चीज़ें क्या रहेगी, यौगिक, तो वहाँ अणु लिखाएगा। और जब वो रेडिकल्स होगा जिस पे चार्जेस रखेंगे तो वो वहाँ पे क्या कहलाएगा, आयंस कहलाएगा। अब देखिए, मोल का अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग नाम होता है। अब जैसे ये मैंने मोल लिखा, ये क्या है, एक तत्व है। तो यहाँ पर मोल का ही दूसरा नाम कभी पूछता है तो इसको कहते हैं ग्राम एटम या ग्राम परमाणु। मैंने एक न्यूमेरिकल जो बता रहा था उसमें तो ऐसा आया था, पिछला जो लेक्चर था
रेलवे वाला जो क्वेश्चन था उसमें, ठीक है। ग्राम एटम या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्राम परमाणु। तो ग्राम परमाणु, परमाणु है तो इसको संख्या ना समझ लेना, या ग्राम है तो इसको वेट नहीं समझना है, बल्कि ग्राम परमाणु एक साथ जब रहेगा तो ये मोल का ही दूसरा नाम है। किसके लिए है, तो ये तत्व के लिए है। तो इसका भी कुछ होगा, इसका है ग्राम अणु, इसका क्या है, ग्राम अणु या ग्राम मॉलिक्यूल, ठीक है। और इसके लिए भी कुछ होगा, तो इसके लिए हो जाएगा ग्राम आयन, इसके लिए क्या हो जाएगा, ग्राम आयन, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं और इसी का हम लोग क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ से ये बोल दे कि जैसे 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसमें कह दे कि हाफ मोल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो यहाँ पे परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, 3.011 गुने 10⁻23। अगर हाफ मोल ऑक्सीजन गैस कह दे, ऑक्सीजन गैस मतलब O2 हो गया, ठीक है। तो फिर इसमें अणु कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। अगर 5 मोल कह दे ऑक्सीजन गैस में कितने अणु, तो इससे हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 1 मोल अगर कुछ नहीं कहीं रहता है कोई भी एलिमेंट में, जैसे मैंने लिखा ऑक्सीजन, तो इसका मतलब ये सबसे पहले समझना है कि है क्या, तो ये तत्व है और इधर रिप्रेजेंट करता है मोल की संख्या को। तो कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब 1 मोल है, ठीक है। अगर ऑक्सीजन देखिए इधर कुछ लिखा जाता है तो समझेंगे कितना मोल है, 2 मोल है। अगर O2 है तो ये O2 को पहले देखेंगे कि ये है क्या, तो ये यौगिक है, कंपाउंड है, लेकिन इसका मोल किधर बताएगा, इधर वाला। कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, तो 1 मोल हो गया। अगर यहाँ 2 है तो ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन गैस का यहाँ 4 मोल हो गया, 2 2 4, वैसा नहीं करना है। ये तो ऑक्सीजन गैस ये इतना पूरा हुआ ना, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन गैस का 2 मोल हो गया, ऑक्सीजन गैस का 3 मोल हो गया, ठीक है। इसी ढंग से H2SO4, ठीक है। तो इसका मतलब H2SO4 ये पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं, ये पूरा फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। तो इसका कितना संख्या, 1, तो मतलब 1 मोल हुआ। अगर ये 2 लिख रहे हैं तो ये 2 मोल हुआ, ठीक है। इसके अलावा जो है, इसे H2SO4 वहाँ दिखाई नहीं दिया, तो ये क्या हो गया, 1 मोल। H2SO4 तो ये 2 मोल। अगर इसी में फिर हम कर रहे हैं कि जितना, तो उससे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ठीक है। एक फॉर्मेट तो ये हो गया कि संख्या के रूप में मोल का मान कितना होता है। लेकिन अगर आपको जैसे कह दे कि मैंने बताया कि मास के रूप में भी तो मोल होता है, तो 1 मोल मैंने लिखा ऑक्सीजन, तो मास के रूप में इसका जो वेट होता है 16 ग्राम, ठीक है। या फिर अब 1 मोल ऑक्सीजन गैस आ गया तो ये कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32 ग्राम। इस ढंग से ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 मोल बराबर संख्या के रूप में तो 11 नंबर के बराबर संख्या हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मास के रूप में इसको कहे, मास के रूप में अगर बोले कि 1 मोल ऑक्सीजन में मास, तो ये जो फार्मूला वेट के बराबर होता है, फार्मूला ये है ना, वो ऑक्सीजन का कितना होता है जानते हैं हम लोग, 16 ग्राम। O2 का कितना, 32 ग्राम, तो 1 मोल बराबर। तो इसी ढंग से यहाँ से पूछ सकता है 2 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने होंगे, 16 दूनी 32। अगर 2 मोल ऑक्सीजन गैस का भार कितना होगा, तो 32 दूनी 64। चूँकि 1 मोल का ये जो है वो कितने का है, जो फार्मूला वेट दिख रहा है उसी का है। और इसी ढंग से वॉल्यूम में कितना होता है, अगर मान लीजिए 1 मोल में ऑक्सीजन, वॉल्यूम जो होता है गैस के लिए होता है, लिक्विड के लिए, गैस के लिए होता है, तो 1 मोल अगर मैं O2 यहाँ से लिख रहा हूँ, 1 मोल O2 लिखा, वॉल्यूम के रूप में एक होता है STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, समान तापदाब जो होता है, उस पर किसी भी गैस का 1 मोल का मान 22.4 लीटर के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसी ढंग से 2 मोल का कितना होगा, 3 मोल का कितना होगा, तो इस ढंग से चीज़ें आएगी। हाफ मोल का कितना होगा, सब को रिलेट करेंगे। तो ये जो था आज बिल्कुल बेसिक था, और इसका नेक्स्ट क्लास में एक और इसका वीडियो बनाएंगे जहाँ से थोड़ा क्वेश्चन राइज होगा। ये तो सिर्फ समझने के लिए मैंने इसको ज़्यादा हौच पौच नहीं किया है, ठीक है। तो ये बहुत चीज़ें आसान है, बिल्कुल इसको समझिए, फिर चीज़ें बहुत आसान होगी। थैंक यू।